हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। दोस्तों, आज हम लोग एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे क्लासिकल थ्योरी का, जिसका नाम है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। दोस्तों, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक के बेसिस पे हम लोग मनी की बात करते थे, मनी ग्रोथ की बात करते थे या मनी सिस्टम की बात करते थे। जैसे मनी डिमांड होता है, मनी सप्लाई होता है, या प्योर क्लासिकल के अंदर जो सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई करती थी उसका प्राइस पे क्या इंपैक्ट पड़ता था। सारी चीजें, जितनी भी चीजें हैं, वो सब चीजें इसी टॉपिक में छुपी हुई हैं, जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, आप सबने अपनी पढ़ाई में कभी ना कभी क्लासिकल अप्रोच में दो चीजें जरूर पढ़ी होंगी। मैं आपको बता देता हूं, आप लोगों ने क्लासिकल में एक कभी ना कभी एग्रीगेट सप्लाई को स्टडी करा होगा और एग्रीगेट डिमांड को स्टडी करा होगा। समझना ध्यान से। तो हम सबके बात पता है, ये जो एग्रीगेट सप्लाई है, इसको डिराइव करने के लिए हमें लेबर मार्केट की जरूरत पड़ती है। लेबर मार्केट आपको पता है ना क्या होती है। लेबर डिमांड, लेबर सप्लाई, उनका इक्विलिब्रियम कर लो, तो वहां से आपका लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम निकल के आ जाता है। फिर उनके बेसिस पे हम लोग एएस को ड्राइव करते हैं। ये बात आपने अच्छे से पढ़ी होगी। और एग्रीगेट डिमांड को डिराइव करने के लिए आपको क्लासिकल्स के अंदर जिस कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी, उस कंसेप्ट को हम कहते हैं क्यूटीएम, यानी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। अब सोचो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, जिस टॉपिक पर बेस्ड है क्लासिकल्स का एग्रीगेट डिमांड। मानते नहीं मानते इस बात को? तो इसका मतलब यह है कि अगर आपके सिलेबस में क्लासिकल थ्योरी है, जो कि होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, क्लासिकल थ्योरी अगर आपके सिलेबस में है, तो ये क्वेश्चन 110% पेपर में आपके आएगा। वो भले ही आपका यूजी एग्जाम हो, अंडर ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, एकेडमिक्स हो, एंट्रेंस हो, सिविल सर्विसेज हो, जिसमें आपको यूपीएससी आ जाता है, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, आरबीआई ग्रेड बी, या और भी भारत के जितने भी एग्जाम्स हैं, अगर आपके सिलेबस में मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्लासिकल थ्योरी है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बढ़िया से नोट बनाइएगा, ध्यान से सुनिएगा जितनी बातें मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। साथ ही गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए हमने एक वेबसाइट भी डेवलप कर रहे हैं, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। जैसे वो वेबसाइट बन जाएगी, उसका लिंक हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरा कंसेप्ट, कंप्लीट मैक्रो इकोनॉमिक्स हम ट्राई कर रहे हैं कंप्लीट कर दें, जो कि इम्पॉसिबल है, बट वी विल ट्राई। हम इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और सब कुछ अपलोड किया जा रहा है आपके हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है फेमिकॉन क्लासेस। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी करिए, लाइक नहीं करा है वीडियो को तो अभी लाइक करिए, शेयर नहीं करा तो अभी करिए, और हाँ, कमेंट जरूर करिए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास का डिस्कशन। कॉपी पेन निकाल लीजिए, बढ़िया बढ़िया से नोट्स बनाइएगा, क्योंकि आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये मान लीजिए कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप काफी सारे एग्जाम्स को दे सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग बात करते हैं क्यूटीएम की, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की, तो इसका जो मेन कनेक्शन है वो है क्लासिकल थ्योरी से, ठीक है। वो कनेक्शन किससे? क्लासिकल थ्योरी से। और क्लासिकल थ्योरी भी दोनों, देखो, वैसे तो तीन प्रकार की क्लासिकल थ्योरी होती है। एक होती है प्योर क्लासिकल, एक होती है न्यो क्लासिकल, एक होता है न्यू क्लासिकल। लेकिन ये प्योर एंड न्यो क्लासिकल, ये दोनों थ्योरीज के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब क्यूटीएम दोनों थ्योरी में आया है। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। वैसे तो सबसे पहले इनिशियली, सबसे पहले जिस इकोनॉमिक्स ने डिस्कस किया था, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, यूजीसी नेट के एग्जाम में भी आ सकता है, आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में आ जा सकता है। हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ क्यूटीएम? क्वेश्चन इज, हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ क्यूटीएम? सबसे पहले किसने क्यूटीएम का कंसेप्ट डिस्कस किया था? बात ये नहीं हो रही है किसने खत्म किया, शुरुआत किसने करी। तो ध्यान रखना, फर्स्ट, सबसे पहला बंदा, फर्स्ट दिस टॉपिक फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय, समय है आपके पास,
5 सेकंड का, 5 सेकंड के अंदर कमेंट करो दोस्तों, कमेंट जरूर करा करो, ठीक है। क्योंकि देखो आपको जो मैं पढ़ाऊंगा, ये सेशन जितना बड़ा भी होगा, आप जब पढ़ोगे आपको ये बिलीव हो जाएगा कि यार इस बंदे ने पढ़ाते हुए कितनी रिसर्च करी है, ना जाने कितनी बातें, और 10-12 बुक से निकाल के एक कंटेंट पढ़ा रहा हूं मैं आपको, तो मेहनत कर रहा हूं मैं आपके ऊपर। आप कमेंट जरूर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आगे आने वाली वीडियोस में मैं और रिसर्च करूंगा और कंटेंट में मेहनत करूंगा, फिर आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, टाइम निकल रहा है, रिप्लाई डेविड ह्यूम। डेविड ह्यूम हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स ही नहीं, पूरी इकोनॉमिक्स में ही सबसे पहला बंदा, इवन एडम स्मिथ से भी पहला बंदा है जिन्होंने मैक्रो या जिन्होंने इकोनॉमिक्स पे बात करना शुरू करा इन 1756, ठीक है। लेकिन उन्होंने सिर्फ इंट्रोड्यूस करा है, डिटेल नहीं, डिटेल तो फिर अलग अलग लोगों ने करी। हम जो मेन मानते हैं, हम मेन इसको दो प्रकार से मानते हैं, आप जरा समझिएगा। हम इसको जो मेन मानते हैं वो दो प्रकार से मानते हैं। एक हम मानते हैं प्योर क्लासिकल क्यूटीएम, या क्लासिकल क्यूटीएम भी आप कह सकते हो, क्लासिकल का क्यूटीएम, ठीक है। एक होगा यहाँ पे हमारे यहाँ पे मॉडर्न क्यूटीएम। मॉडर्न क्यूटीएम में मैं नाम बदल देता हूं, दैट इज नेओ क्यूटीएम, ठीक है। और यहाँ पे आप कह सकते हो प्योर क्लासिकल क्यूटीएम, इसलिए मैंने पहले रफ करके सिर्फ दोबारा से लिखा, आप समझ पाओ क्या बोला मैंने। दो पार्ट में डिवाइडेड है, प्योर क्लासिकल क्यूटीएम और दूसरा नेओ क्लासिकल क्यूटीएम। आप इसमें यहाँ पे नेओ क्लासिकल क्यूटीएम लिख सकते हो, नेओ क्लासिकल क्यूटीएम। पेपर में ये आ जाती है चीजें कि जो दो पार्ट है वो कौन कौन से हैं, एक प्योर क्लासिकल क्यूटीएम और एक टेक्निकली मॉडर्न क्यूटीएम लिखते हैं आप, लेकिन आप उसको नेओ क्लासिकल क्यूटीएम कह सकते हो। अगर मैं आपको बताऊं कि ये टॉपिक इसका कंसेप्ट है, तो एक होता है आपका प्योर क्लासिकल क्यूटीएम और दूसरा होता है मॉडर्न क्यूटीएम। ये चीज आप प्लीज अपने दिमाग में रखिएगा। देखिए ये जो प्योर क्लासिकल क्यूटीएम है दोस्तों, ये भी दो फर्दर पार्ट में डिवाइड होगा। कैसे, जरा देखिएगा। सबसे पहला जो हमारा क्लासिकल क्यूटीएम में पार्ट आता है, दैट इज फिशर इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज। क्या होता है सबसे पहले दोस्तों, फिशर इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज, और दूसरा वाला आता है कैम्ब्रिज इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज, राइट, कैम्ब्रिज इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज। तो टेक्निकली हमारे दो पार्ट में डिवाइडेड हो गए। देखिए दोनों के अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं तो फॉर्मूला में ज्यादा फर्क नहीं था, ठीक है, दोनों में ही फॉर्मूला में ज्यादा फर्क नहीं था, कुछ सिंबल्स थे जो ये लोग फॉलो कर रहे थे। अगर मैं बात करते हैं यहाँ पे फिशर इक्वेशन की, ध्यान रखना फिशर वॉज द ओनली पर्सन जिसने सबसे ज्यादा बात करी है इस टॉपिक के ऊपर, क्यूटीएम के ऊपर, ठीक है। जनरली अगर हम लोग बात करें तो फिशर ने यहाँ पे दो डिस्कशन करें, दो फॉर्मेशन रखी हैं। सबसे पहले फिशर ने जो फॉर्मेशन रखी है, दैट इज ट्रांसैक्शन फॉर्म, राइट। सबसे पहले जो हमारी फॉर्म रखी है ट्रांसैक्शन फॉर्म रखी है फिशर ने, और फिशर की एक और फॉर्म है यहाँ पे, दैट इज इनकम फॉर्म। आप इसको थोड़ा सा ऐसे भी समझ सकते हैं, इनकम फॉर्म जैसे फॉर्मूला बेसिस पे, दैट इज अगर मैं आपको ऐसा करके दिखाऊं इधर, तो ट्रांसैक्शन फॉर्म में हम लोग रखते थे कि एम वी इज इक्वल टू पी टी। अगर मैं इसका मीनिंग बताऊं तो यहाँ पे जो एम है दैट इज मनी, ठीक है, मनी सप्लाई, राइट। वी यहाँ पे है वेलोसिटी, मनी सप्लाई एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी का एक नाम और होता है, दैट इज टर्न ओवर रेट। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कभी एग्जाम में ये टर्म पूछ लिया जाए या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये बातें पूछ ली जाए, ठीक है। क्या बोला मैंने, वेलोसिटी का एक नाम और होता है, दैट इज नोन एज टर्न ओवर रेट। क्लियर, टर्न ओवर रेट जनरली आपको पता है क्या होता है, ठीक है ना। आफ्टर दैट यहाँ पे जो पी है, प्राइस इज सिंपली दैट प्राइस लेवल, ठीक है, पी मतलब प्राइस लेवल ही आप रखेंगे, कोई बदलाव नहीं। टी यहाँ पे ट्रांसैक्शन के लिए यूज हो रहा है। एंड अब आप ऐसे देखिएगा, जब आप P इंटू टी कर देते हो, जनरली आप P मल्टीप्लाई बाय टी कर देते हो, तो इट बिकम्स वॉल्यूम ऑफ ट्रांसैक्शन। क्या बन जाता है ये, दैट बिकम्स वॉल्यूम ऑफ
ट्रांसैक्शन। दोस्तों बहुत सारी बातें सिखा रहा हूं मैं आपको, जितनी बातें मैं लिख रहा हूँ ना इधर उधर आप प्लीज ध्यान से नोटिंग करिएगा, बहुत बढ़िया बढ़िया से नोट बनाइएगा। मैं तो चलो इधर उधर लिख देता हूँ चीजों को, बट आप, क्योंकि मेरे पास तो स्पेस कम है, ठीक है, तो आपके पास तो कॉपी है, तो कॉपी रजिस्टर आप बढ़िया से इसको मेंटेन करेगा। हो सकता है अभी आप रफ में बना लो, लेकिन अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हो, सीरियस स्टूडेंट हो, एस्पिरेंट हो अपने एग्जाम के लिए, तो आप, मुझे पक्का उम्मीद है आपसे कि आप इसको बढ़िया तरीके से नोटिंग करोगे इस चीज को, ठीक है। एंड ध्यान रखना, जब मैं पी इंटू टी की बात करता हूँ, दैट इज वॉल्यूम ऑफ ट्रांसेक्शन, यहाँ पे टी ट्रांसेक्शन को कहते हैं, पी यहाँ पे प्राइस लेवल को कहते हैं, वी यहाँ पे वेलोसिटी होते हैं जिसे आप टर्नओवर रेट के नाम से भी जानते हैं, और एम यहाँ पे मनी है। इसके थ्योरेटिकल जो नोट्स हैं, थ्योरी के जो नोट्स हैं, वो हमारी वेबसाइट पे जल्दी अपलोड हो जाएंगे। वेबसाइट पे काम चल रहा है, ठीक है, मैं खुद ही सारे काम कर रहा हूँ इसके अंदर। पहले थोड़ा सा धोखा टाइप हो गया था, मतलब वेबसाइट के लिए पैसे भी दे दिए बट वो बनी नहीं, आप समझ सकते हैं टेक्नोलॉजिकल चीजों में काफी दिक्कतें आती हैं। बट मैं इसको खुद तैयार कर रहा हूँ, कुछ जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं जो मेरी मदद कर रहे हैं, क्योंकि वो, उनको दिखाए कि मैं क्या काम कर रहा हूँ। मैं एक आप लोगों को कुछ कंटेंट देना चाहता हूँ, स्टूडेंट के भले के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो मेरे सपोर्ट में, कुछ स्टूडेंट भी मेरे सपोर्ट में है, तो वो मेरी मदद कर रहे हैं वेबसाइट को बनाने में, ठीक है। इवन अगर आपके पास भी कुछ सजेशन है मेरे लिए, हमारे काम के लिए, हमारे पढ़ाने के तरीके लिए, वेबसाइट के लिए, तो आप बिल्कुल मुझे सजेशन दीजिएगा, बिल्कुल सराखों पर आपके सजेशन होंगे। तो एक था हमारा ट्रांसेक्शन फॉर्म, दूसरा है हमारा इनकम फॉर्म। देखिए इनकम फॉर्म में फर्क कुछ नहीं है, ये हो जाएगा आपका एम v इज इक्वल टू p इंटू वाई। अब फर्क क्या हो गया, यहाँ पे जो y है ना, y बिकम्स बेसिकली आउटपुट, ठीक है, यहाँ पे जो y है, y यहाँ पर आउटपुट बन गया। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर भी लिख दूं, y जो यहाँ पे बना है दैट इज y बिकम्स आउटपुट। अब आप अगर प्राइस की मल्टीप्लाई आउटपुट से कर देते हो तो इट बिकम्स नॉमिनल इनकम, राइट, क्योंकि जब मैंने y को लिख रहा हूं तो इट इज आउटपुट बट रियल आउटपुट। ध्यान रखना, अगर आउटपुट अकेला लिखा हुआ तो आप उसे रियल आउटपुट बोलोगे, ठीक है। एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय, या आप उसे या तो रियल आउटपुट कह सकते हो, ठीक है, जनरली आप आउटपुट ही बोलो फिलहाल, बट आप जब उसकी प्राइस से मल्टीप्लाई कर दोगे, व्हेन यू मल्टीप्लाई द आउटपुट बाय प्राइसेस, ठीक है, तो वो बन जाएगा आपको नॉमिनल आउटपुट। क्लियर हुई है मेरी बात? इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, अभी टेक्निकल समझिएगा चीजों को मेरी। एंड नाउ अब बात आती है कैम्ब्रिज इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज की। क्लियर? देखिए कैम्ब्रिज इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज में क्या था, कुछ नहीं था, सेम बातें थी, बस इनका बताने का तरीका अलग था। इनका मानना ये था कि जो हमारी इकोनॉमी में मनी डिमांड है उसके जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज 1 में v इंटू पी वाई। इन्होंने क्या करा, दैट इज मनी डिमांड इज इक्वल टू 1 में पी इंटू पी वाई कर दिया था। इसका मतलब ये था कि जो मनी डिमांड था 1 में वी दैट इज वेलोसिटी, उसको मान लो लेट सपोज के, तो ये कुछ इसके बराबर थी। यहाँ पे जो पी वाई था दैट इज नॉमिनल इनकम, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल डिस्कस करेंगे कैम्ब्रिज थ्योरी के बारे में, राइट, ठीक है बेटा। तो दैट इज मनी डिमांड इज इक्वल टू 1 में वी इंटू पी वाई। क्लियर? ठीक है। नाउ अब जो दूसरा हमारा क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है दैट इज न्यो क्लासिकल क्यूटीएम, जिसे मॉडर्न क्यूटीएम बोल रहे हैं, उसको किस इकोनॉमिक्स ने बताया है। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन नहीं, मैं आपको समय दे रहा हूं, 5 सेकंड का समय है। 1 2 3 4 5। सोच लिया? कमेंट करो, गलती कर दो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, मत करो कमेंट। वैसे करना चाहिए आप लोगों को कमेंट, ठीक है, मैं आपकी भी थोड़ी सी नॉलेज चेक कर लूं। जो नियो क्लासिकल क्यूटीएम है वो सजेस्टेड किया गया है बाय मिल्टन फ्रीडमैन। मिल्टन फ्रीडमैन, ये जो मिल्टन फ्रीडमैन है ये हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक बहुत ही बड़ा नाम है, बहुत ही बड़ा नाम आप कह सके चल सकते हैं, क्योंकि मिल्टन फ्रीडमैन ने अपनी थ्योरीज में काफी डिटेल एक्सप्लेनेशन दी है। इवन ये यूएस के इकोनॉमिक्स थे, ठीक है, यूएस यूएस इकोनॉमिक्स थे, और ये यूएस के फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं जब प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट फ्रैंकलिन, ठीक है, और इनको नोबेल भी मिला है, ठीक है, इन 1976 he also got the Nobel
ठीक है। और इनकी थ्योरीज कोई छोटी मोटी थ्योरी नहीं है, जैसे इन्होंने कंसेप्ट दिया रेपो रेट, ठीक है, और क्यूटीएम पे इतना बड़ा काम किया है, इसलिए इनके नाम से नियो क्यूटीएम या मॉडर्न क्यूटीएम एक फेमस हुआ है। ठीक है, तो यूएस ने काफी बार इनकी एडवाइसेस को माना, ठीक है, जो इन्होंने एडवाइस किया, सजेशन दिए, यूएस को काफी सजेशन दिए, इनके सारे सजेशन को यूएस ने माना। इवन इवन आप ये मान के चल सकते हैं, एक टाइम ऐसा था, जापान ने 2004 में केन्स की एक थ्योरी को जो है अपने पे अप्लाई करवाया था। ठीक है, वो अमेरिका ने भी सोचा कि हम भी अप्लाई करवा देते हैं। मिल्टन फ्रीडमैन की जो डेथ है वो 2006 में हुई थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये एक और इम्पोर्टेंट बात है आप लोगों को बताने के लिए। तो देखो तीन चार बातें, एक तो इनको नोबेल मिला है 1976 में, लिख लो इस बात को। मैं इनके बारे में तो कुछ तीन चार बातें बताना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, और अगर मैंने पास्ट के पेपर्स भी देखे हैं आपके, तो इस पे क्वेश्चन आया हुआ है डेफिनेटली। ठीक है, तो एक तो उनको नोबेल मिला 1976 में। ठीक है, ये यूएस के फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ठीक है, ये नेओ क्लासिकल इकोनॉमिक्स के नाम से जाने जाते हैं, नेओ क्लासिकल इकोनॉमिक्स। क्या, मैं रिपीट कर रहा हूं, एनईओ, एनईओ, नेओ क्लासिकल इकोनॉमिक्स, इनके जो व्यूज हैं। ठीक है, इनका मेजर वर्क जो है वो मॉनेटरी अप्रोच पर है। ठीक है, इनका जो इंटरेस्ट है वो फ्री मार्केट पे है। मैं जो मैंने बातें बता रहा हूँ उनको लिखते रहना। ठीक है दोस्तों, बहुत रिसर्च करके आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारी मैंने रिसर्च करी है, तो उसकी रिस्पेक्ट रखिएगा, एक एक चीज को लिखिएगा। ठीक है, एंड आफ्टर दैट इनका टेन्योर अगर बात करूं, शुरू से लेकर अगर बात करूं मैं, तो वैसे तो 1912, यानी आई थिंक शायद जुलाई 1912 एंड नवंबर 2006, या आई थिंक ये इनका जो है जीवन काल है। ठीक है, और ये जो लाइमलाइट में आए थे वो 1940s के बाद में बहुत आसानी से आ गए थे, और इनका जो मेजर सबसे फेमस पीरियड है वो 1950 60s है, और 1976 में इनको नोबेल मिला। ठीक है, तो काफी सारी बातें इनसे रिलेटेड जो मैंने आपको बताई है। 2004 में जापान ने कुछ थ्योरी जो है अडॉप्ट करी थी, ठीक है, ऑप्ट करी थी। वो थ्योरी तो चलो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसी थ्योरी को अमेरिका भी ऑप्ट करने वाला था आफ्टर सम टाइम, बट इन्होंने एडवाइस कर दिया रुक जाओ, और अमेरिका रुक गया। ठीक है, जापान ने 2004 में, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जापान ने एक थ्योरी ऑप्ट करी थी जिसका नाम था क्वांटिटेटिव ईजिंग। इसके बारे में हम लोग कभी आगे पढ़ेंगे। क्वांटिटेटिव ईजिंग, उसका मतलब ये हो जाता है कि जो मनी ग्रोथ होती है, पैसा छापा जाता है, उसका प्राइसेस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ये अजम्पशन लेके चलना। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो भी पैसा छापा जाता है उसका प्राइसेस पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ये अजम्पशन को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग। क्या कहते हैं इसे हम लोग, क्वांटिटेटिव ईजिंग। और इस चीज को जापान ने 2004 में ऑप्ट करा था, और इस चीज को बताने वाले जो इकोनॉमिस्ट थे वो है जॉन मेनार्ड केन्स। सारी बातें आप दिमाग में रखना, कौन है वो, जॉन मेनार्ड केन्स। मैं इन बातों को रिपीट भी करूंगा जब थोड़ा सा थ्योरी में आपको चीजों को बताऊंगा, और ये सब बातें मेरे नोट्स में भी होंगी, राइट। वो नोट्स हमारी वेबसाइट पे आ जाएंगे, आपको पता लग जाएगा। तो मिल्टन फ्रीडमैन ने अमेरिका को एडवाइस किया कि आप प्लीज ऐसा मत करो, अब मनी की ग्रोथ ये सोच के मत करो कि इससे प्राइस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई भी अफेक्शन नहीं होगा, नहीं, एडवर्स इफेक्ट भी हो सकता है, इसका उल्टा इम्पैक्ट भी पड़ सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो एक बहुत बड़ा नाम है, कभी मुझे मौका मिला, कभी हुआ कि समय मिला, किसी ने डिमांड करी, तो मैं मिल्टन फ्रीडमैन पे पूरा एक वीडियो बनाना चाहूंगा। बहुत बड़ा ये हमारी इकोनॉमी में नाम है। तो अभी जो हम लोग यहाँ पे टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज प्योर क्लासिकल क्यूटीएम, जिसमें हम लोग अभी शुरू करेंगे फिशर इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज से। दोस्तों ये काफी बड़ा टॉपिक है, तो एक क्लास में तो ये होगा नहीं, कम से कम मुझे 2 सेशन तो इस टॉपिक को कवर करने के लिए चाहिए। और जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, तो उसके लिए एक एक बात का हमें ध्यान देना होगा, माइनर से माइनर इक्वेशन का, माइनर से माइनर जो है डिस्कशंस का। ठीक है, तो एक बार आप इसको कॉपी में अपने छाप लीजिए, मैं आपके सामने से हट जाता हूँ। ठीक है, चलिए अब इसको हम रफ करते हैं, और हम जो कंटिन्यू कर रहे हैं,
मैं यहां से पढ़ाऊंगा आपको फिशर इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज से, ठीक है। चलिए मैं सारा रफ कर देता हूं आपके लिए, इधर से हटा देता हूं। देखिए जितनी भी चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज सारी चीजों को अपने माइंड में रखिएगा, एक एक बात, ठीक है। चलिए हेडिंग लिखना, दैट इज प्योर क्लासिकल क्यूटीएम, प्लीज राइट द हेडिंग, प्योर क्लासिकल क्यूटीएम, राइट, इट्स प्योर क्लासिकल क्यूटीएम, प्योर क्लासिकल क्यूटीएम, ठीक है। अच्छा, इस जैसे कि मैंने आपको बताया था प्योर क्लासिकल क्यूटीएम, ये आपको आइडिया बहुत अच्छे से हो गया होगा। ये भी दो पार्ट में डिवाइडेड था। इसमें जनरल लेवल पे एक हमारा यहाँ पे पॉइंट था, फिशर इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। एक सेकंड पॉइंट था हमारे पास में, कैम्ब्रिज इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज, राइट। और इसमें से हमारा दो पार्ट में डिवाइडेड था ये, एक था हमारा ट्रांजैक्शन फॉर्म, और दूसरा था बेटा हमारा यहाँ पर जनरल लेवल पे दैट इज इनकम फॉर्म, ठीक है। तो हम जो भी डिस्कशन कर रहे हैं वो इस वाली बात का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। देखिए अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनना। देखो ट्रांजैक्शन फॉर्म या जनरल क्यूटीएम की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे जो इक्वेशन होती है ट्रांजैक्शन फॉर्म में, दैट इज एम वी इज इक्वल्स टू पी टी, दैट इज द इक्वेशन ऑफ ट्रांजैक्शनल फॉर्म, ठीक है। लिखने में हम लोग यहाँ पे टी और यहाँ पे टी लगा देते हैं, लिखने का तरीका होता है। मैं आपको पहले इसके ये जो मैंने टर्म यूज किया इसका मीनिंग बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे एम है, एम को हम यहाँ पे बोलते हैं क्वांटिटी ऑफ मनी, ठीक है। दिस इज द क्वांटिटी ऑफ मनी विच इज कंट्रोल बाय द सेंट्रल बैंक, राइट। यहाँ पे जो वेलोसिटी है, दिस इज वेलोसिटी, ठीक है। दिस इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन। उसके बाद में जो P इंटू टी है, दैट इज नोन एज वॉल्यूम ऑफ ट्रांसैक्शन, ठीक है। क्या बोलेंगे ऐसे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ ट्रांसैक्शन, वॉल्यूम ऑफ ट्रांसैक्शन। अब इंटरेस्टिंग सी बात यह है यहाँ पर कि जो फिशर की ट्रांसैक्शन फॉर्म में ये बताती हैं हमें इक्वेशंस में कि जो हमारी क्वांटिटी ऑफ मनी है, अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करता हूँ वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन से, तो मेरा टोटल ट्रांसैक्शन के बराबर जो है, या फिर आप कह सकते हो वॉल्यूम ऑफ ट्रांसैक्शन के बराबर जो है चीजें आएंगी, या इक्वेशन हमारी आएगी। इसका टेक्निकल मतलब ये हो जाता है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर, मतलब आप ये मान के चलो ये इक्वेशन हमें ये इस बात को सजेस्ट करती है कि हमारा इकोनॉमी में जो मनी स्पेंट है ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, जो मनी का खर्चा हो रहा है, मनी स्पेंट है, ठीक है, मनी जो लग रहा है वो मनी रिसीव्ड के बराबर है। मान लीजिए पूरी इकोनॉमी के अंदर 100 लोग रहते हैं, सेंट्रल बैंक ने 100 लोगों के अकॉर्डिंगली 1000 रुपए मार्केट के अंदर सर्कुलेट कर दिए, ठीक है। तो वो यानी पर पर्सन के हिसाब से 10 रुपए सबको सर्कुलेट हुए, तो वो अगर वो सारे के सारे 1000 रुपए खर्च करेंगे, यानी अगर वो सब लोग खर्चा करेंगे, तो इकोनॉमी ये मान के चलेगी, सेंट्रल बैंक ये अज्यूम करके चलेगा कि जितना उसने सर्कुलेट किया था इकोनॉमी के अंदर, वो घूम फिर के मार्केट में रिसीव्ड हो जाएगा, या सेंट्रल बैंक को वहां पे रिसीव्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये मान के चलते हैं यहाँ पे ट्रांसैक्शनल फॉर्म का मीनिंग हो जाता है कि हमारी इकोनॉमी में जो भी वॉल्यूम ऑफ ट्रांसैक्शन होगा वो क्वांटिटी ऑफ मनी इनटू वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन डेफिनेटली बराबर होगा। और बड़ी इंटरेस्टिंग वाली बात ये कि जो फिशर है, देखिए सबसे बड़ा नाम आ गया यहाँ पे फिशर का, क्योंकि ये फिशर की दोनों इक्वेशन से मैं बाद में इसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो फिशर वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने इस टॉपिक को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया। अदरवाइज इनसे पहले भी इकोनॉमिक्स थे डेविड ह्यूम जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करा था, लेकिन एक्चुअली में फिशर का नाम इस पर आता है क्योंकि फिशर ने काफी सारी बातें करी हैं, काफी डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी है। फिशर के अकॉर्डिंगली जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी होता है वो प्राइस और मनी सप्लाई का या मनी का रिलेशनशिप होता है। टेक्निकली अगर आप देखें तो अकॉर्डिंग टू फिशर हमारी इकोनॉमी के अंदर, इसको मैं हटा रहा हूं बेटा, इस बात को मैं हटा रहा हूं,
हमारी इकोनॉमी के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर, हमारी इकोनॉमी में पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर जो वेलोसिटी होता है एंड जो ट्रांजैक्शन होता है वो कांस्टेंट होते हैं। क्यों? रीजन है, देखो वेलोसिटी और ट्रांजैक्शन डिपेंड करते हैं लोगों की हैबिट्स पर। अब वो लोगों की हैबिट वेरी करती है। जैसे अगर मैं आज की बात करूं तो टेक्निकली लोगों की हैबिट, अगर आज करंटली बात करूं तो बदल गई है। हम लोग कैशलेस इकोनॉमी पर डिपेंड हो गए, राइट। और आपको पता है कैशलेस इकोनॉमी एक ह्यूमन नेचर का बहुत बड़ा बदलाव है, एक हम लोग की हैबिट में बहुत बड़ा बदलाव है। तो मुझे बताओ ये वेरी करती है। और ये कैशलेस इकोनॉमी एक्चुअली में कब से हुई है? वैसे तो आज तक कोरोना हुई है, बट उससे पहले भी 2016 में जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तब भी कैशलेस इकोनॉमी का प्रमोशन ही चल रहा था। तो टेक्निकली जैसे कैशलेस इकोनॉमी आती है या हैबिट बदलती है तो वेरिएशंस आते हैं, तो वो वेरिएशंस हमेशा कंफर्म नहीं होते। इस वजह से हम इनको कांस्टेंट मानते हैं, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन को और अपनी ट्रांसैक्शंस को। और देखिए हमारी इकोनॉमी के अंदर ऐसे बहुत से इकोनॉमिक्स आए हैं जिन्होंने इस वाले ट्रांसैक्शनल फॉर्म को सही माना। जैसे एक हमारे इकोनॉमिक्स आए थे जिनका नाम था सैमुएल्सन। उनका मानना यह था कि जब हम कहते हैं एम वी इज इक्वल टू पी टी, जहां पे हम कहते हैं कि वीओटी क्या होगा? कांस्टेंट। मैं रिपीट कर रहा हूं, जहां पे वीओटी क्या होगा? कांस्टेंट। यानी एंटायर इक्वेशन जो है ये इक्वेशन होगी वो किसके बीच में जो रिलेशनशिप शो कर रही है? मनी सप्लाई और प्राइस लेवल के बीच में एक जो है रिलेशनशिप शो कर रही है। इनका मानना है कि ये जो स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू सैमुएल्सन ये 100% सही है, मतलब दिस स्टेटमेंट इज 100% ट्रू। लेकिन लेकिन जैसे उन्होंने बोला ये कांस्टेंट होगा, लेकिन उस कांस्टेंट होने की डिग्री क्या होगी, किस लेवल पे कांस्टेंट होगा, कौन सा वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड होगा जब भी कांस्टेंट होगा, वो कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट का सही होने के बावजूद भी 100% श्योरिटी नहीं है। तो इस बात को सैमुएल्सन ने बहुत डिटेल में समझाया। और देखिए जब आप एक बात ये पढ़ते, मैं आपके बीच में एक बात समझाऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जैसे कि आपको पता है कि जो क्वांटिटी थ्योरी मनी का कंफर्म जो है कंसेप्ट है, वो आपको मनी सप्लाई या मनी और प्राइस के बीच में एक रिलेशनशिप शो करता है। अब आप ऐसे देखिएगा, इन्होंने बोला वी एंड टी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या होगा कि मनी एंड प्राइस आर रिलेटेड डायरेक्टली, है ना, डायरेक्ट रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया हमारी इकोनॉमी के अंदर अगर सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को वेरी करता है, मनी को बढ़ाता है, तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस पे भी इंपैक्ट पड़ेगा, ऑटोमेटिकली प्राइसेस पर भी इंपैक्ट पड़ेगा। ये और ये किसकी थ्योरी चल रही है? ये थ्योरी चल रही है हमारी फिशर की। और फिशर कौन है? हमारे प्योर क्लासिकल थ्योरिस्ट। ठीक है, तो भी अजम्पशन रखी जाएंगी वो प्योर क्लासिकल वालों की लगी जो है रखी जाएंगी। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि हमारी इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं है, जितने भी हम डिसीजन लेंगे वो सेंट्रल बैंक के बेसिस पर हम लोग लेंगे। मतलब सेंट्रल बैंक है जो इकोनॉमी को अफेक्ट कर सकता है, दैट मीन मॉनेटरी पॉलिसी लगाकर। अगर सेंट्रल बैंक यहाँ पे मनी सप्लाई को चेंज करता है तो यहाँ पे प्राइसेस भी डेफिनेटली चेंज होंगे। किसकी थ्योरी है? प्योर क्लासिकल की थ्योरी है। ठीक है, तो ये बेटा इसे हम ट्रांसैक्शनल फॉर्म कहते हैं, जो मैंने अभी आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझाया। ठीक है, तो अभी हम लोग आज की क्लास में इतना रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो मैं शुरुआत करूंगा वो यहीं से कंटिन्यू करूंगा, दैट इज इनकम अप्रोच। ठीक है, या फिर इनकम फॉर्मेशन। ठीक है, तो हम वहां से डिस्कस करेंगे अपनी सारी बातों को। तो अभी के लिए आप इतना नोट कर लीजिए जितनी मैंने आपको चीजें समझाई हैं। और हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट लेवल पे ये जो सब कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ ये नोट्स में हमारी वेबसाइट पे जल्दी ही अपलोड हो जाएगा। जैसे वेबसाइट हमारी बन जाएगी हम आपको उससे रिलेटेड अपडेट कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।